चलिए लिखिए, सब बता देंगे। कल एक आर्टिकल करवा दिया था ना हमने, उसके बाद एक हेडलाइन डालिए। लिखिए रिजल्टेंट रेंज ऑफ टू गिवन फोर्सेस, हेडलाइन है रिजल्टेंट रेंज ऑफ टू गिवन फोर्सेस inclined at an angle alpha. Resultant range of two given forces inclined at an angle alpha. कल जो आर्टिकल जस्ट उसके पहले वाला आर्टिकल जरा उसको पढ़िए, उसमें क्या है? आर्टिकल हेडलाइन पढ़ने को बोले हैं। देखिए इसके पहले जो हमने पढ़ाया था उसमें था रिजल्टेंट रेंज ऑफ टू गिवन रेंजेस। यहाँ कह रहा है रिजल्टेंट रेंज ऑफ टू गिवन फोर्सेस। कोई भी रेंज फोर्स में कब कन्वर्ट होगा? जब k इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर इसके पहले वाले आर्टिकल में हम लोग K1 और K2 को 0 कर दें तो केवल R1 और R2 बचेगा, मतलब दो फोर्स बचेंगे और दोनों का जो रिजल्टेंट रेंज निकाले हैं दैट मीन्स कैपिटल R कैपिटल K X और थीटा, वही पूरा पूरा आर्टिकल उतर जाएगा। तो इसके सोल्यूशन में लिख लीजिए, हम लिखवाएंगे नहीं, बस बता दे रहे क्या करना है। सोल्यूशन डाल करके लिखिए ऑन टेकिंग K1 इज इक्वल टू 0, ऑन टेकिंग K1 is equal to 0, comma K2 is equal to 0, on taking K1 is equal to 0, comma K2 is equal to 0, in above article, it reduces to this article, it reduces to this article। मतलब पहले वाले आर्टिकल में K1 और K2 के जगह 0 पुट करते ही ये इस आर्टिकल में क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ये एक टॉपिक पूरा खत्म हुआ। अब इसी में लिखिए नल लाइंस, नल पॉइंट, नल प्लेन। नल लाइंस, नल पॉइंट एंड नल प्लेन। नल मतलब क्या होता है? खाली या फिर 0। तो ऐसा कोई लाइन होगी जिसके अलोंग सब 0 हो जाए, ऐसा कोई पॉइंट होगा जिसके अलोंग सब 0 हो जाए, ऐसा कोई प्लेन होगा जिसमें सब 0 हो जाए। सब कौन 0 हो जाए? मूवमेंट ऑफ कपल्स का रिजल्टेंट, मतलब जो कैपिटल G हम निकालते हैं अगर वो 0 हो जाए तो उसको हम लोग नल लाइन, नल पॉइंट, नल प्लेन कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि वो 0 होगा कैसे? बड़ी दिक्कत है, पूरे हिस्ट्री बता रहे हैं शुरू से, याद रखिएगा। किसी सिस्टम के ऊपर फोर्सेस लगे, वो पूरा का पूरा सिस्टम दो पार्ट में रिड्यूस हो गया, एक आपका R में रिड्यूस हो गया और दूसरा G में रिड्यूस हो गया। इसका दोनों कहाँ से होकर के जाएंगे? O से। इसका डायरेक्शन कोसाइन x/r, y/r, z/r, इसका L/g, M/g, N/g। ठीक, आगे बढ़िए। उसके बाद हमने शिफ्टिंग वगैरह किया था, सब कुछ शिफ्ट हो गया था, अपनी अपनी जगह पर आ गया था, तो रेंच मिला था। एक सेंट्रल एक्सिस मिली थी ऐसे, जो किस पॉइंट से होकर के जाती थी? O डैश से। इसी डायग्राम में हमने कुछ ऐसा काम किया था, इसको पीछे बढ़ाया था, यहाँ एक पॉइंट O डैश आया था, एक लाइन ये मिली थी, यहाँ पे फिर R आया था और यहाँ पे K आया था, K बराबर G cos थीटा था। इसको सेंट्रल लाइन कहते थे और ये O डैश कहते थे। अब बात इसी की करेंगे हम लोग, ठीक है, O डैश की। क्या कहेंगे कि देखिए O डैश, फिर ये कितने पार्ट में टूटा था? 2 पार्ट में टूटा था, एक P टूटा था और एक Q में टूटा था। मान लीजिए ये हमारी रिजल्टेंट है R और ये है मूवमेंट G। अगर इसी पॉइंट से हम एक लाइन OA डैश खींच दें जो इससे 90 डिग्री पे हो, तो आपको याद होगा हमने बताया था Lx प्लस My प्लस Nz इज इक्वल टू 0। मतलब इस केस में रेंज क्या हो जाता है? 0।
यही वो पॉइंट है ओ डैश, इसको बोलते हैं नल पॉइंट, इस लाइन को बोलते हैं नल लाइन। और ये कंडीशन होती है कि अगर हम रिजल्टेंट के जी से 90 डिग्री पर ओ पॉइंट से ही, ओ डैश पॉइंट से ही एक लाइन बना देते हैं तो ओ डैश पॉइंट इज कॉल्ड नल पॉइंट। ये दिस लाइन इज कॉल्ड नल लाइन एंड सच अ प्लेन फॉर्मिंग फ्रॉम नल लाइंस, नल लाइंस का लोकस लेते चलिए, जो प्लेन मिलता है उसको बोलते हैं नल प्लेन। मिलेगा कैसे? रिजल्टेंट से जी से 90 डिग्री पर एक लाइन लेने से, जो किस पॉइंट से पास करेगी? ओ डैश से। ठीक है, लिखिए, हेडलाइन डालिए इसमें नल लाइन, पहली हेडलाइन डालिए नल लाइंस, नल लाइंस। देखिए, लिखिए इसमें द लाइन about which the algebraic sum, the line about which the algebraic sum of movement of system of forces, of movement of system of forces, of movement of system of forces is zero, comma is called null line, is called null line। नीचे से लिखिए as we know that, अब पूरी वही स्टोरी लिखवा रहे हैं। सिस्टम ऑफ फोर्सेस दो पार्ट में रिड्यूस होता है, सिंगल फोर्स में और एक कपल जी में, दोनों कहाँ से पास करते हैं? ओ डैश से पास करते, पूरी वो रामायण लिखवा रहे हैं। ठीक है, नीचे से लिखिए एज वी नो दैट अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस कैन बी reduced to a single force acting through an arbitrary chosen point, O dash and a couple whose axis also passes through O dash, full stop। Let the resultant force be capital R, and resultant couple be capital G, acting from O dash। इतना क्लियर होगा। अब इसको बनाने चल रहे हैं। ओ डैश से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ओ डैश ए डैश, विच इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ मूवमेंट ऑफ कपल। यही वो लाइन होगी कि जिसके अबाउट आप कुछ भी लेंगे तो वो अपने आप क्या हो जाएगा? ज़ीरो। कैसे? देखिए, इसका कंपोनेंट इस लाइन के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो कितना आएगा? जी कॉस थीटा। जी कॉस थीटा ही क्या होता है? के। जी कॉस थीटा मतलब जी कॉस 90 विच इज़ इक्वल टू, ठीक है, लिखिए आगे लिखिए, थ्रू ओ डैश टेक एनी लाइन, O dash A, comma, perpendicular to the axis of G, comma, then the moment of couple G
then the movement of couple G about this line O dash A, about this line O dash A is 0. देख लीजिए 0 हो रहा है, K is equal to 0. About this line is 0. ठीक है, एक चीज़ तो 0 हो गई. अच्छा, आप लोग को ध्यान होगा नहीं, कोई बात नहीं. बताए थे ये कोई फोर्स है P, ध्यान से दीजिएगा. इसका किसी पॉइंट O के अबाउट अगर मूवमेंट निकालना हो तो O से इस पर क्या ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर. तब मूवमेंट होता है P इंटू डी. एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज तो नेगेटिव. अगर O को इसके और नज़दीक ले आए तो घटता चला जाएगा ये. और नज़दीक लाएं तो और घट जाएगा, और नज़दीक लाएं तो और घट जाएगा. जिस कंडीशन में O इसी लाइन पर स्थित होगा उस कंडीशन में D की वैल्यू 0, तो मूवमेंट क्या हो जाता है, 0. मतलब अगर किसी फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन पर ही वो पॉइंट हो जिसके अबाउट मूवमेंट निकालना है तो मूवमेंट क्या होगा, 0. मतलब अगर किसी फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन पर ही वो पॉइंट हो जिसके अबाउट मूवमेंट निकालना है तो मूवमेंट क्या होगा, 0. चूंकि O डैश पॉइंट फोर्स R के लाइन ऑफ एक्शन पर ही है तो O डैश से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डाल ही नहीं पाएंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0, तो मूवमेंट भी क्या होगा, 0. तो R का मूवमेंट O डैश के अबाउट भी 0, और तो और G का मूवमेंट भी O डैश A के अबाउट क्या आ रहा है, 0. दोनों का मूवमेंट क्या हो गया, 0. रिजल्टेंट क्या हो गया, 0. यही वो लाइन होगी. ठीक है, अब ये चीज़ लिखवा रहे हैं. लिखिए फुल स्टॉप के बाद, since line of action of force capital R, since line of action of force capital R will cut this line O dash A, will cut this line O dash A, that is point O dash is situated, point O dash is situated at the line of action, at the line of action of capital R, of capital R, full stop. Hence the movement of force capital R, hence the movement of force capital R about this line is 0, about this line is 0. हो गया. नीचे से लिखिए, thus we can see that, thus we can see that the movement of system of forces, the movement of system of forces about this line O dash A is 0. About this line O dash A is 0. About this line O dash A is 0, full stop. Hence this line O dash A is called, hence this line O dash A is called null line at O dash, null line at O dash for given system of forces. ठीक है, नल लाइन बता दिया, ओ डैश को नल पॉइंट कहते हैं, वो भी हम लिखवा देंगे. ठीक है, उसी में दूसरी हेडलाइन डालिए, नल प्लेन. नल प्लेन क्या बताए हैं,
लोकस ऑफ नल लाइंस का, नल लाइंस लेने पर जो प्लेन मिलता है उसको क्या बोलते हैं? नल प्लेन। नल प्लेन लिखिए इसमें, द लोकस ऑफ नल लाइंस, द लोकस ऑफ नल लाइंस फॉर अ गिवन सिस्टम ऑफ फोर्स, for a given system of force is a plane, is a plane, comma, and this plane is called null plane. null plane हो गया। ओ आर और करके इसी की दूसरी डेफिनेशन लिख लीजिए। ओ आर और लिखिए, the plane in which, the plane in which all the null lines through O dash, all the null lines through O dash of the given system of forces, of the given system of forces lie, LIE, lie मतलब स्थित होती है, कॉमा, is called null plane, is called null plane of the point O dash. पेपर आप लोगों का बन गया, पता कि नहीं पता है? कल सर बता रहे थे कि नहीं? राजन सर नहीं बता रहे थे? सब पेपर, एग्जामिनेशन का पेपर दे दिए ना? नहीं दिए हैं, अपने तक ही रखिएगा, वही पेपर है, गेस्ट पेपर नहीं, वही पेपर है, अपने तक केवल रखिएगा, ठीक है? डीजी का भी दे देंगे, मैट्रिक का भी दे देंगे, लेकिन अपने तक रखिएगा। ठीक है, पेपर बन गया है और पढ़ाई करिए एकदम, ठीक है? अरे हम भी जी प्राण दे के पढ़ाए हैं, थोड़ा सा उस मेहनत का रिगार्ड करके पढ़ लीजिए, है ना? नेक्स्ट हेडलाइन डालिए, नल पॉइंट। नल पॉइंट, ओ डैश को क्या बोलेंगे? नल पॉइंट। लिखिए, द पॉइंट ओ डैश, the point O dash is itself called, is itself called, the point O dash is itself called null point, null point of the null plane। डायग्राम ही बना लीजिए। क्वेश्चन पढ़ी थी भावना? नहीं नहीं, बस नीचे वाला। क्या मुहूर्त निकालेंगी? नहीं, कब पढ़ के बताएंगी? था कैसा हुआ? हुआ कैसा ये बताइए? पढ़ा हुआ आया? कर ली? बढ़िया है, और बढ़िया है। अरे तो ठीक है ना, जब पढ़ चुकी है तो प्रैक्टिस ही हो रहा है, कॉपी खोल रही है ना सी बहाने। हो गया भाई, आगे बढ़े। आर्टिकल, आर्टिकल लिखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नल प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नल प्लेन। आप लोगों की फ़ोटो भी छप गई है ना, जो फ़ोटोज़ हमने ली थी सब प्रिंट हो गई आप लोगों की। कोचिंग के रिसेप्शन में इसकी डबल दीवार होगी, उस पर पूरा फ्लैक्स लगा है आप लोगों की फ़ोटो का ना, इतनी बड़ी बड़ी फ़ोटो प्रिंट हुई है।
देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नल प्लेन ऑफ अ गिवन पॉइंट। जिस दिन ओपनिंग होगी बुलाएंगे आप लोगों को, आइएगा, उसी दिन आप लोगों की फेयरवेल हो जाएगी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नल प्लेन ऑफ अ गिवन पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा referred to rectangular axis, referred to rectangular axis OX comma OY comma OZ, OX comma OY comma OZ of a given system of forces, of a given system of forces। ठीक है, क्या निकालना है आपको? नल प्लेन का इक्वेशन निकालना है जो किस पॉइंट से पास करता होगा? अल्फा बीटा गामा से, रिफर टू रेक्टेंगुलर एक्सिस ओ एक्स ओ वाई ओ जेड ऑफ अ गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस। जरा कहानी देख लीजिए थोड़ी सी, कितने डायमेंशन में स्टडी है? ये कौन सा एक्सिस? ये वाई है, ये जेड, ये वाई, ये ओ। ठीक है, उसके बाद आप कहते हैं कि मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पे हम Q ले रहे हैं जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? अल्फा बीटा गामा। ठीक है, रिजल्टेंट आपको याद है, हमने फाइनली लिखवाया था G डैश, L डैश अपॉन G डैश, M डैश अपॉन G डैश, N डैश अपॉन G डैश, कल शायद पढ़ा है। देखिए, इस दिशा, ये मान ले रहे हैं x डैश एक्सिस है, यहाँ देखिए ये मान ले रहे हैं z डैश एक्सिस है, ये मान ले रहे हैं y डैश एक्सिस है। तो x फोर्स तो चेंज होता नहीं था, कल आप जब शिफ्टिंग बताए थे तो बताए थे x y z मतलब r नहीं चेंज होता है, कौन चेंज होता है? केवल g, वही g डैश हमने नया निकलवाया था। और g डैश नया आप लोग पिछले साल में पढ़े थे, g डैश इज इक्वल टू g माइनस अल्फा x अल्फा y प्लस बीटा x। ये एक्सप्रेशन हमने प्रूफ कराया था खुद अपने हाथ से। इसके अलोंग x कंपोनेंट, इसके अलोंग z कंपोनेंट, इसके अलोंग कौन सा कंपोनेंट होगा? y कंपोनेंट, क्योंकि ये रिजल्टेंट को शो कर रहा है ना, q डैश। इसके अलोंग l डैश, इसके अलोंग m डैश, क्योंकि शिफ्टिंग से g क्या होता है? चेंज हो जाता है। ठीक है, n डैश। अब देखिए l m n का जो रिजल्टेंट होगा, मान ले रहे वो ये एक्सिस है, तो इसका जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है? g डैश इज इक्वल टू अंडर रूट l डैश का स्क्वायर प्लस m डैश का स्क्वायर प्लस n डैश का स्क्वायर। आपने कहा था रिजल्टेंट एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन ले लेना, वहाँ ओ डैश ए नाम दिए थे, यहाँ क्यू ए नाम दे रहे हैं। तो क्यू इज द नल पॉइंट, क्यू ए इज द नल लाइन, और इसी लाइन को कंटेन करने वाला प्लेन नल प्लेन। उस नल प्लेन का इक्वेशन निकालना है। अब बताइए कोई दिक्कत? बढ़े आगे? लिखिए जरा ये भी बता दीजिए, इसके अलोंग कौन सा फोर्स काम करता है? एक्स, इसके अलोंग वाई, इसके अलोंग जेड, इसके अलोंग एल, इसके अलोंग एम और इसके अलोंग एन। ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट जी सेंट्रल एक्सिस के अलोंग और रिजल्टेंट आर भी सेंट्रल एक्सिस के अलोंग। शिफ्ट करते हैं तो शिफ्टिंग में नया मूवमेंट मिलता है जी डैश, ये सब उसके कंपोनेंट्स। ठीक है, लिखिए प्रूफ में, लेट द सिस्टम बी इज इक्विवेलेंट, लेट द सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू द डायनेम। क्या होता है काजल डायनेम? वेरी गुड। लिखिए लेट द सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू द डायनेम, यही एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड सेमी कोलॉन एल कॉमा एम कॉमा एन
referred to origin O, referred to origin O, referred to origin O, that is x comma y comma z be the component of force along OX comma OY comma OZ axis, along OX comma OY comma OZ axis, and L comma M comma N and L comma M comma N be the component of couples, be the component of couples along OX comma OY comma OZ axis respectively, along OX comma OY comma OZ axis respectively। ठीक है, नीचे से लाइन चेंज करके लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट Q इज, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट Q इज अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा ब्रैकेट में, अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा ब्रैकेट में। चलिए एक बार फिर से और बता रहे हैं, याद रखिएगा। पॉइंट चेंज होता है तो r के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि r का मान आपका होता है √x² प्लस y² प्लस z², लेकिन l m n के मान में अंतर पड़ता है, क्योंकि l के मान में आपको याद होगा बताए थे कोऑर्डिनेट्स आते हैं, मतलब x1 y1 और z1 आता है। कैसे बताए थे? l किस एक्सिस का लोगे? x, तो क्या क्या मिलेगा? y z माइनस z y समेशन के साथ। इसमें देखिए कोऑर्डिनेट आ रहा है, इस कारण से l m n तीनों के मान में अंतर बैठता है जब हम किसी पॉइंट x y z को चेंज करते हैं, और ये चेंज होता है तो इस कारण से g भी चेंज होता है और क्या मिलता है? g डैश। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। लिखिए, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q बी अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा and movement of system of force and movement of system of force about q x dash axis, देख लीजिए, about q x dash axis ब्रैकेट में पैरेलल टू OX एक्सिस, पैरेलल टू OX एक्सिस ब्रैकेट बंद, कॉमा QY डैश एक्सिस, QY डैश एक्सिस पैरेलल टू OY एक्सिस एंड QZ dash axis and QZ dash axis parallel to OZ axis, parallel to OZ axis ब्रैकेट बंद is L dash comma M dash comma N dash respectively, is L dash comma M dash comma N dash respectively। then फॉर्मूला डिराइव करवाए थे, L डैश इज इक्वल टू L माइनस बीटा Z प्लस गामा Y, M डैश इज इक्वल टू M माइनस गामा X प्लस अल्फा Z, N डैश इज इक्वल टू N माइनस अल्फा Y प्लस बीटा X। थर्ड ईयर में भी पढ़, सेकेंड ईयर में भी पढ़ा, तो बस ये दोनों पढ़े थे आप लोग, ठीक है। लिखिए,
जरा सा इसका डायरेक्शन कोसाइन बताइए इस लाइन का। एल डैश अपॉन जी डैश, एम डैश अपॉन जी डैश, एन डैश अपॉन जी डैश। अगर ये डायरेक्शन कोसाइन है तो एल डैश एम डैश एन डैश क्या होगा? डायरेक्शन रेशियो। ये क्या है? डायरेक्शन कोसाइन। तो ये क्या होगा? डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो में कहते हैं जो कॉमन टर्म होता है या तो उससे मल्टीप्लाई कर दो या तो उससे डिवाइड कर दो। तो यही 3 कॉमन दिख रहा है, इसको हटा देंगे तो क्या मिलेगा? एल डैश एम डैश एन डैश। वो क्या हो जाएगा आपका? डायरेक्शन रेशियो। बढ़े आगे, नीचे से लिखिए सिंस एल डैश कॉमा एम डैश कॉमा एन डैश, सिंस एल डैश कॉमा एम डैश कॉमा एन डैश be the direction ratio of the axis of resultant couple at Q ब्रैकेट में अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा फुल स्टॉप। नीचे से लिखिए लेट। अच्छा, शुरू दिन से एक बात हम आपको बताएं, बहुत छोटी क्लास में आप लोग थे जब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना सीखे थे कि जिसका इक्वेशन निकालना है उस पर एक आर्बिटेरी पॉइंट मानते हैं। जैसे स्ट्रेट लाइन का सीखे थे तो कहते हैं उस पर एक आर्बिटेरी पॉइंट x, y मानते हैं 2 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में x, y, z मानते हैं। सर्किल पढ़े थे तो सर्किल के सरकमफ्रेंस पे x, y, z मानते थे, उसके डिस्टेंस सेंटर से निकालते थे, उसको a के बराबर मानते थे, सॉल्व करते थे तो सर्किल का इक्वेशन आ जाता था। तो किसी भी चीज़ का इक्वेशन निकालना हो तो उस पर एक आर्बिटेरी पॉइंट क्या मानते हैं? x, y। अगर 2D में है तो, 3D में है तो x, y, z। n डायमेंशन में भी हमने अभी DG में पढ़ाया था xi, है ना। तो अगर हमको प्लेन का इक्वेशन निकालना है तो उस प्लेन के इक्वेशन पे एक आर्बिटेरी पॉइंट मानेंगे। आर्बिटेरी पॉइंट 3D में है तो क्या मानेंगे? x, y, z। लिखिए, ये जो बात हम बोले यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब ये होता है। पता नहीं आपने नोटिस किया कि नहीं किया। भाई हम तो 9th को भी जब बहुत पहले पढ़ाते थे तो हम उसको भी यही बात समझाते थे। 11th 12th IIT पढ़ाए तब भी उनको ये समझाए, BSc पढ़ाते तब भी यही बात समझाते हैं, MSc वालों को भी समझाते हैं, और बहुत कम बच्चे इस बात को जानते हैं। आश्चर्य की बात होती है। किसी भी कर्व का इक्वेशन निकालना हो, चाहे स्ट्रेट लाइन हो, कर्व हो, सर्किल हो, पैराबोला हो, इलिप्स हो, कुछ भी हो, उस पर एक आर्बिटेरी पॉइंट कंसीडर करते हैं हमेशा। तो अगर यहाँ प्लेन का इक्वेशन निकालेंगे तो उस पर एक आर्बिटेरी पॉइंट कंसीडर करेंगे। लिखिए लेट x, लाइन चेंज करके लेट x, y, z be any point in the null plane of the point Q ब्रैकेट में अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा ऑफ पॉइंट Q ब्रैकेट में अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा। मतलब इस पॉइंट का जो नल प्लेन होगा उस पर हमने एक आर्बिटेरी पॉइंट ले लिया x, y, z, कॉमा सो दैट लाइन जॉइनिंग पॉइंट x, y, z टू अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा is a null line। जरा देखिए, बना लीजिए, फिर हम उसमें गंदगी करें। तब से सोच रहे हैं समझाएं, डायग्राम बहुत गंदा हो जाएगा। पहले बना लीजिए फिर समझाएंगे।
मैकेनिक्स तो आपका बहुत छोटा है, पता नहीं सर का कैसे बचा रह गया, हमको तो ये आश्चर्य हो रहा है। नहीं तो उसमें कंसेप्ट की कुछ बात ही नहीं है, उनको इतनी दिक्कत हो रही थी इसको पढ़ाने में कि वो पढ़ाना ही नहीं चाह रहे थे। हम तो बिना पढ़ाए पढ़ा रहे हैं, मतलब कुछ है ही नहीं हमको ये लगता है इसमें। मरे गिरे से 2 चैप्टर, ये दोनों चैप्टर स्टैटिक्स तो पूरा पूरा आपका सेकेंड ईयर से मैच कर गया, उससे भी बल्कि आसान है भाई। जो आप लोगों ने पढ़ा अभी आज ख़त्म हो जाएगा, क्या उसमें ऐसा है जो समझ में नहीं आता है? सबसे आसान है। वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन इसके बाद शुरू करेंगे, वो भी सेकेंड ईयर में 2D में था। उसके बाद डी एलम्बर्ट्स छोटा सा चैप्टर, बाकी जो सर पढ़ाएं वो है ही आपका। सबसे छोटी किताब है मैकेनिक्स की। सेकेंड ईयर में तो फिर भी टाइम लगता है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर पर समझाने में बहुत टाइम लग जाता है आप लोगों को, लेकिन इसमें पता नहीं क्या बहुत थोड़ा सिलेबस है। बेवकूफ़ी देखिए, रियल एनालिसिस से डेटकाइंड हटा दिया, रिमानियन स्टिल्जेस हटा दिया, हम तो फिर भी डेटकाइंड पढ़ाएं, पूरा पढ़ाए हैं, क्योंकि डेटकाइंड इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। मत पढ़िए सेकेंड ईयर में, भविष्य में बहुत काम आता है। इन्फीमम सुप्रीमम, जो डेटकाइंड नहीं पढ़ा है वो एमएससी पढ़ नहीं पाएगा, इतना इम्पॉर्टेंट है। रियल एनालिसिस का बाप है एमएससी में। हमको रियल एनालिसिस BMSC वाला 1% नहीं समझ में आया था। उस सेशन में हमारे क्लास के 15 बच्चे 50 में 0 नंबर, अंसारी सर 50 में 0, सीधे 0 नंबर, और मेरा 43 नंबर आया था। पूरा रट मारे थे, पूरा रटे थे, ऐसा रटे थे आंख बंद करके हम लिख सकते हैं, इतना गंदा उसको रटे थे। हमको अच्छे से याद है, हमको 1% नहीं समझ में आया था कि उसमें हो क्या रहा है, 1% नहीं। तो जब हम अपनी स्थिति सोच सकते हैं, क्योंकि डेटकाइंड वेटकाइंड में मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट है। अभी भी अगर आप लोग मेरी डेटकाइंड्स की वीडियो देखेंगे तो आप कहेंगे वाकई में मैम कितना आसान कर दिया आप डेटकाइंड्स को। हम उस कॉन्फिडेंस से पढ़ाते हैं खेल में, लेकिन हमको एकदम नहीं समझ में आया था, पूरा रट के गए थे, 43 नंबर पाए थे हाईएस्ट। चलिए बन गया। अब देखिए हम क्या कह रहे हैं, क्यू अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा से जाने वाले नल प्लेन को लेना है। दिस इज नल लाइन। तो नल प्लेन इसी नल लाइन को कंटेन करता हुआ कोई प्लेन होगा, ठीक है। अगर इस प्लेन में हमने कोई पॉइंट x y z ले लिया तो किन्हीं 2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन में कौन सी लाइन होगी? नल लाइन, क्योंकि नल प्लेन की हर एक लाइन नल लाइन। अगर इस लाइन का हम डायरेक्शन रेशियो आपसे पूछें तो डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? x माइनस अल्फा, y माइनस बीटा, z माइनस गामा। क्यों भाई, पढ़े होंगे किन्हीं भी 2 लाइन को मिलाने वाली लाइन का डायरेक्शन रेशियो, है ना। तो अगर नल प्लेन पे हमने कोई पॉइंट x y z लिया, इस कंडीशन में नल लाइन का डायरेक्शन रेशियो x माइनस अल्फा, y माइनस बीटा और z माइनस गामा, यही लिखवा रहे थे। लिखिए अब देखिए, लिखवाया होगा हमने, लेट x कॉमा y कॉमा z बी एनी पॉइंट इन द नल प्लेन ऑफ द पॉइंट q अल्फा बीटा गामा कॉमा सो दैट लाइन जॉइनिंग पॉइंट x y z टू अल्फा बीटा गामा इज अ नल लाइन and its direction ratio is x माइनस अल्फा कॉमा y माइनस बीटा कॉमा z माइनस गामा। ठीक है, लेकिन कंसेप्ट क्या कहता है कि जो नल लाइन होती है, जो नल लाइन होती है, ये भी नल लाइन, ये भी नल लाइन, नल लाइन जो होती है वो G डैश की रिजल्टेंट लाइन के परपेंडिकुलर होती है। तो इस लाइन और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो पता हो तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 0। A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 इज इक्वल टू 0। BSc फर्स्ट ईयर, है ना। तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो पता है L डैश M डैश N डैश। इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो पता है अल्फा माइनस बीटा, y माइनस बीटा, z माइनस गामा। तो इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? 0। नीचे से लिखिए,
by definition of null line, by definition of null line, comma, null line will be perpendicular to the, null line will be perpendicular to the axis of resultant couple, axis of resultant couple G dash, axis of resultant couple G dash, नीचे से लिखिए therefore, देखिए L डैश x माइनस अल्फा m डैश y माइनस बीटा प्लस n डैश z माइनस गामा इज इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट का क्या हो गया 0। ब्लैक बोर्ड पे देखते रहिए। L डैश का मान है L माइनस बीटा z प्लस गामा y। ज़रा ध्यान से लिखिएगा, कैपिटल वाले फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल वाले कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। साथ में आएगा x माइनस अल्फा, m डैश की वैल्यू है m माइनस गामा x प्लस अल्फा z, साथ में आएगा y माइनस बीटा प्लस n डैश की वैल्यू है n माइनस अल्फा y प्लस बीटा x, साथ में आएगा z माइनस गामा इज इक्वल टू 0। फिर देखिए दिस इम्प्लाइज दैट x का कॉम्पोनेंट लिखवाइए, x का इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो l माइनस बीटा z प्लस गामा y। ठीक है दीपांजलि। फिर y डैश का पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे y का, तो y m माइनस गामा x प्लस अल्फा z प्लस z का मल्टीप्लाई पूरे में करेंगे तो z n माइनस अल्फा y प्लस बीटा x इज इक्वल टू, अब क्या आएगा वो जरा देखिए ब्लैक बोर्ड पे। चलिए माइनस अल्फा का इस पूरे में मल्टीप्लाई कराइए, हमको नहीं आता, आप लोग कराइए। माइनस अल्फा l प्लस अल्फा बीटा z माइनस अल्फा गामा y। ठीक है, माइनस बीटा का इस पूरे में मल्टीप्लाई कराइए, माइनस बीटा m प्लस बीटा गामा x माइनस अल्फा बीटा z, माइनस गामा का पूरे में मल्टीप्लाई कराइए n गामा प्लस अल्फा गामा y माइनस बीटा गामा x। कौन कौन कट रहा है देखिए। चलिए भाई अल्फा बीटा z, अल्फा बीटा z, ठीक है, अल्फा गामा y, अल्फा गामा y, बीटा गामा x, बीटा गामा x कट गया। जो बच रहा है उसको लिख रहे हैं, उधर भेजेंगे तो अल्फा l प्लस बीटा m प्लस गामा n। ये लिखिए इतना, इसको डाल लीजिए इक्वेशन नंबर 1। हाँ 3 लाइन। प्लेन का इक्वेशन है कि नहीं, ax प्लस बी वाई प्लस एन जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। कल जो पढ़ाए थे उसमें से एक आर्टिकल आएगा, ठीक है।
हो गया भाई? बोले दीपांजलि, बोले। नीचे से लिखिए, विच इज द लोकस ऑफ नल लाइन, विच इज द लोकस ऑफ नल लाइन, दैट इज इक्वेशन 1 is the required null plane, that is equation 1 is the required null plane from point alpha comma beta comma gamma, from point alpha comma beta comma gamma। अब सवाल ये उठता है इसको याद कैसे करेंगे भाई, है ना? तो उसका तरीका भी लिख लीजिए। लिखिए इक्वेशन 1, लाइन चेंज करके, इक्वेशन 1 कैन ऑल्सो रिटन एज इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, इक्वेशन 1 कैन ऑल्सो रिटन एज इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। जब मूवमेंट निकालते थे तो पहले क्या लिखते थे? कोऑर्डिनेट, फिर क्या लिखते थे? कंपोनेंट। जरा यहाँ देखिए, एक्स वाई जेड फिक्स होता है, कोऑर्डिनेट क्या क्या थे? अल्फा बीटा गामा, ठीक है, और उसके बाद है कंपोनेंट कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड इज इक्वल टू एल एक्स माइनस अल्फा प्लस एम वाई माइनस बीटा प्लस एन जेड माइनस गामा। यही है याद करने का तरीका। बता रहे, इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। हो गया काजल, दीपांजलि? नेक्स्ट हेडलाइन डालिए, लिखिए आर्टिकल, लिखिए कंडीशन फॉर अ स्ट्रेट लाइन, कंडीशन फॉर अ स्ट्रेट लाइन टू बी अ नल लाइन, to be a null line for a given system of force, for a given system of force। अभी आपने किसका इक्वेशन पढ़ा? नल प्लेन का। मोटा मोटी ऐसे समझ लीजिए कि किसी भी स्ट्रेट लाइन के नल लाइन बनने की कंडीशन निकाल रहे हैं, या कोई स्ट्रेट लाइन नल का लाइन कब बनेगी वो निकाल रहे हैं, या नल लाइन का इक्वेशन निकाल रहे हैं। तीनों तरीके से पूछा जाता है कि कोई भी लाइन नल लाइन कब बनेगी, नल लाइन बनने की कंडीशन क्या होगी, या मोटा मोटी ऐसे समझ लीजिए कि नल लाइन का इक्वेशन निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए डालिए प्रूफ। डायग्राम वही सेम रहेगा जो पीछे आपने बनाया है, अभी सेम वही डायग्राम है। ठीक है, उसमें कौन सी लाइन नल लाइन है? क्यू ए। क्यू ए लाइन कौन सी लाइन है? नल लाइन। क्यू ए लाइन किसके परपेंडिकुलर होती है? जी के रिजल्टेंट लाइन के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, लिखिए लेट डायनेम ऑफ द सिस्टम ऑफ फोर्स P, let dyname of the system of forces B, let dyname of the system of forces B, dyname बोलिए x y z l m n, लिखिए let dyname of the system of force B x y z l m n, full stop। फिर लिखिए let equation of the straight line, let equation of the straight line passing through the point
passing through the point alpha comma beta comma gamma is, बताइए भाई अल्फा बीटा गामा से पास करने वाली लाइन का इक्वेशन। हमको ये डीजी में भी हमने पढ़ाया है। x माइनस अल्फा अपॉन एल इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन एम। देखिए x माइनस अल्फा अपॉन एल, वाई इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन एम इज इक्वल टू z माइनस गामा अपॉन एन। लिखिए, इसको डालिए इक्वेशन नंबर 1, जहाँ उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, एल एम एन, और लाइन कहाँ से पास करेगी, अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा से। ठीक है, चूंकि बात यहाँ पर नल लाइन की हो रही है, एंड नल लाइन इज द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट Q, द कोऑर्डिनेट ऑफ Q इज अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा। जैसे ही कोऑर्डिनेट बदलेगा L डैश M डैश N डैश मिलेंगे, दैट मीन्स LMN बदल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही थॉट को पकड़िएगा। जब बात नल लाइन की हो रही है तो वो ऐसी लाइन है जो किस पॉइंट से पास करेगी, Q से। Q का कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा चेंज हो गया। कोऑर्डिनेट चेंज होने से R चेंज नहीं होता है, कौन चेंज होता है, L M N चेंज हो के क्या बनते हैं, L डैश M डैश N डैश। अब वही लिख पा रहे हैं, लिखिए, लेट द कंपोनेंट ऑफ कपल, let the component of couple L dash comma M dash comma N dash, L dash comma M dash comma N dash about a line parallel to original coordinate axis, about a line parallel to original coordinate axis and passes through Q alpha comma beta comma gamma and passes through Q ब्रैकेट में अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, देन वी हैव, जरा डायग्राम देखिएगा फिर अपने कॉपी में पुराना वाला। आप देख रहे होंगे Q पॉइंट से 3 एक्सेस पास कर रही हैं, वो तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट एक्सेस के पैरेलल हैं, उन्हीं के अलोंग L डैश M डैश N डैश काम कर रहा है, और वो तीनों एक्सेस एक पॉइंट Q अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा से पास करें। वही हमने लिखवाया कि L डैश M डैश N डैश मूवमेंट्स के कपल हैं जो उन 3 एक्सेस के अबाउट लग रहे हैं जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट एक्सेस के पैरेलल है, और साथ ही साथ अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा से पास कर रही है। ठीक है, देन वी हैव, फिर से वही चीज़, L डैश M डैश N डैश का मान निकालिए। लिखिए मान, ठीक है, पीछे लिखवाएं। हो गया, आगे बढ़े। अभी जस्ट पीछे बताए थे Q कोऑर्डिनेट क्या है, A है ना, कहते हैं ये नल लाइन है। ठीक है, हमसे कहा गया है कि ये लाइन नल लाइन कब बनेगी, मतलब हमारे पास एक लाइन का इक्वेशन है x माइनस अल्फा अपॉन एल
वाई माइनस बीटा अपॉन एम इज इक्वल टू जेड माइनस गामा अपॉन एन, इसको नल लाइन बनाना है। इसका मतलब इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन क्या क्या होगा, एल एम एन, ठीक। लेकिन बदकिस्मती से ये लाइन उस लाइन के पैरेलल होती है जिस पर जी काम करता है, ठीक है, और जिस पर जी क्या रिजल्टेंट हमारा जी डैश है, जी डैश काम करता है। इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या था, रेशियो 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 एल डैश एम डैश एन डैश, ये भी एक बार मोटा मोटी रेशियो ही मान लीजिए, पता नहीं ये कोसाइन है कि नहीं। अगर ये दोनों डायरेक्शन रेशियो है एंड दीज टू लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 0, ठीक है। मतलब कंडीशन क्या होगी, एल डैश इंटू एल, एम डैश इंटू एम, एन डैश इंटू एन इज इक्वल टू 0, ठीक है। लिखिए, नीचे से लिखिए, इफ गिवन लाइन 1, if given line 1 is null line comma then the sum of movement of couple capital L dash comma capital M dash comma capital N dash and small l comma small m comma small n should be 0, that is, नीचे से ये लाइन लिखिए, ठीक है। सॉल्व कर रहे हैं, देखिए, दिस इम्प्लाइज एल डैश की वैल्यू है एल माइनस बीटा जेड प्लस गामा वाई, साथ में आएगा स्मॉल एल। एम डैश की वैल्यू है एम माइनस गामा एक्स प्लस अल्फा जेड, साथ में आएगा स्मॉल एम। एन डैश की वैल्यू है एन माइनस अल्फा वाई प्लस बीटा एक्स, साथ में आएगा एन इज इक्वल टू 0। सेम टाइप के कंपोनेंट्स को छाट लीजिए, यहाँ ब्लैक बोर्ड पे देखिए, बात करिएगा। एल एल इसका प्लस एम एम इसका प्लस एन एन दिस टू, ठीक है, इज इक्वल टू, चलिए लिखवाइए, इज इक्वल टू, हम x के कंपोनेंट्स, y के कंपोनेंट्स और z के कंपोनेंट्स छाटने चाहते हैं। क्या बचा, ये पूरा इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो उससे हम लोग को किसके किसके कंपोनेंट्स मिलेंगे, एक्स वाई जेड कोफिशिएंट्स मिलेंगे। एक्स का कोफिशिएंट देखिएगा इज इक्वल टू, उधर भेज दिए, सारे साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस में माइनस प्लस में, तो एक्स का कंपोनेंट उधर जाएगा तो प्लस गामा एम, एक्स का कंपोनेंट उधर जाएगा माइनस बीटा एन। सेटिस्फाई है मेरी बात से? फिर देखिए, चलिए, प्लस कैपिटल वाई का कंपोनेंट उधर जाएगा तो प्लस अल्फा एन, कैपिटल वाई का कंपोनेंट उधर जाएगा माइनस गामा एल, प्लस कैपिटल जेड का कंपोनेंट उधर जाएगा जेड का, ये रहा बीटा एल माइनस अल्फा एम। यही वो कंडीशन है जिसके तहत दी गई कोई भी लाइन नल लाइन बनेगी। याद कैसे करें, सबसे बड़ी मुसीबत, तो एल एल एम एम एन एन इज इक्वल टू कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड, पहले क्या लिखते हैं कोऑर्डिनेट, उसके बाद क्या लिखते हैं, सॉरी एल एम एन में है ना, पहले लिखेंगे एल एम एन, उसके बाद अल्फा बीटा गामा। उतार लीजिए, ये इस कंडीशन को याद करने का तरीका।
एक्सक्यूज मी। हो गया वही? नीचे से लिखिए, विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, डिटर्मिनेंट है ये, विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन दैट अ गिवन लाइन बी नल लाइन, दैट अ गिवन लाइन बी नल लाइन for a given system of force, for a given system of force, ठीक है। एक एग्जाम्पल,